व्यापकता के साथ एक मोर्चे की शक्ल दी जा सकती है। तो इसके बारे में विशेष रूप से मुकेश जी से आग्रह है कि जैसे कि उन्होंने पिछली बार भी जो है इसमें कुछ सूत्र वाक्य में कुछ कहे थे, इसमें विस्तार से इस पर रखेंगे और साथ में उनके साथ ही प्रबोध जी होंगे और जलेश्वर जी आ रहे हैं, तो जलेश्वर जी रखेंगे। बाकी लोग हम लोग इस फल के समय करते हैं और हम जो भी ज़रूरी चीज़ें लगती हैं उस पर हम लोग अपने अपने विचार भी और प्रश्न भी रखें। मुकेश जी। मैं थोड़ा कुछ 1-2 मिनट कुछ बात कहूं। जी जी बिल्कुल। तो मुकेश जी अपनी बात शुरू करें, उसमें थोड़ा सा मैं ये एडिशनल कुछ चीज़ें ये ऐड करना चाहूँगा कि सोवियत रूस के विभाजन के बाद जो पश्चिम पहले बहुत सारी अपने सिस्टम में और लोकतंत्र में जो जनवादी किस्म के वेलफेयर के बहुत सारे काम इसलिए भी करता था कि एक तरह से सोवियत रूस का दबाव और उसके प्रति आकर्षण रखने वालों को ये बात लगातार दिखाया जाता रह सके कि जनवादी किस्म का काम, वेलफेयर का बहुत सारा स्कीम हमारे लोकतंत्रों में भी होता है। तो इस तरह की तुलना में अपने को ऊपर दिखाया जा सके। सोवियत रूस के विघटन के बाद ये सारी चीज़ें एक तरीके से जैसे उन समाजों में भी धीरे धीरे कम होना शुरू हुई। नियो लिबरल सिस्टम जिस तरह से अपनी घुसपैठ बनाता रहा और एक ऐसा वक्त आया कि पुराने किस्म की इन सभी संस्थाओं से समाजों का बड़े पैमाने पे मोहभंग होना शुरू हुआ। और फिर जैसा हम रूस में देखते हैं, टर्की में देखते हैं, दूसरे देशों में तो दूसरे देशों में ये जो खास तरह की लोकतांत्रिक तानाशाहियां शुरू हुई, हमारे देश में भी कुछ उसी का एक संस्करण फिलहाल हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये तानाशाही की जो हमने पिछले हफ्ते बात की थी और बीच का बहुत सारा स्पेस, वो चाहे पिनोशे हो, फ्रांको की कंटिन्यूटी हो दूसरे देशों में, उसके बारे में एक समझ हमारी थोड़ी बनी। अब नई इन स्थितियों में ये जो नई तानाशाहियां हैं जिन्होंने पुराने सिस्टम को लिटरली कुछ मजाक जैसा, समाज के किसी काम का नहीं और इसे कचड़े के डब्बे में डाल दिया जाए, कि बड़े पैमाने पे एक इमोशनल समझ बनाई है, उसको लोगों के साथ बड़े पैमाने पे लोगों के बीच उसको स्थापित किया है। तो उसकी रोशनी में भी ये तानाशाहियां कैसे काम कर रही हैं, उसका तंत्र किन विचारधाराओं पे और किन अवधारणाओं पे ठीक ठीक चल रहा है, वो सब भी हम थोड़ा समझ सकें तो अच्छा रहेगा। बस इतना ही, शुक्रिया। जी जी। और शशि जी, मैं समझता हूँ कि आपने पिछली बार बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे और उसको हमने वितरित तो कर दिया है। आज भी आप जो है इसको काम को जारी रखेंगे शशि जी? जी 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 जी, तो ठीक है, हम लोग मुकेश जी शुरू करते हैं। मैं प्रमोद जी ने बिल्कुल सही बात शुरू में ही उठा दी है और उसी के साथ लिंक करते हुए मैंने जो बात पिछली बार भी कही थी कि जो बुर्जुआ रिपब्लिक है और बुर्जुआ संसदीय व्यवस्था है और जो एक किस्म से ऐतिहासिक रूप से पूंजीवादी व्यवस्था की
सबसे स्वाभाविक फॉर्म रही है स्टेट में, उसका आधार पूंजीवाद में होने वाली खुली होड़ था। विभिन्न पूंजीपतियों के बीच खुली होड़ है, कोई एक पूरे बाजार को कंट्रोल नहीं करता, तो कोई एक या उसके कुछ हिस्से जैसे बाजार को कंट्रोल नहीं करते, वैसे ही वो उसकी राजनीतिक व्यवस्था को भी कंट्रोल नहीं करते। लेकिन जहां से उसमें इजारेदारी पैदा होती है, वहां से ये संभावना पैदा होती है, और उनके लिए जरूरत पैदा होती है। और खास तौर पर अगर हम ये बाद के ही समय को देखें जिसकी प्रमोद जी ने बात की, तो निश्चित रूप से 1945 के बाद एक कारण था, एक सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों के साथ जो पूंजीवाद का, अगर इसके लिए भी होड़ शब्द इस्तेमाल कर लें, तो प्रमोद जी ने कहा है कि उसकी वजह से ये कारण था कि उनको भी जो इजारेदारी की प्रवृत्तियां जो प्रथम विश्व युद्ध के समय ही नजर आने लगी थी, जो 1920-30 के जमाने में बड़ी तेजी से विस्तारित हो रही थी, उसके ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने जिस तरह से नाजीवाद को पराजित किया, उससे जो विश्व में एक प्रतिष्ठा पाई वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स ने, और खास तौर पे फिर उसके साथ एक जो पूरा एक समाजवादी खेमा खड़ा हो गया, उसकी वजह से निश्चित रूप से उनके सामने ये स्थिति थी कि वो इजारेदारी की प्रवृत्तियों को रोकें। इजारेदारी जिस तरह से लूट करती है, और दोनों तरह से, मतलब एक तरफ वो जितने छोटे उत्पादक हैं उनके जो आउटपुट प्राइसेस को कम करती है और उस तरह से उनको बर्बाद करती है, और दूसरी तरफ मजदूरों की जो प्रभावी मजदूरी है उसको भी कम करती है, और इस तरह से आम जनता के एक बहुत बड़े हिस्से को कंगाली की तरफ ले जाती है। तो उससे निश्चित रूप से एक डर था कि ये जो समाजवादी खेमा उभर रहा है उसकी तरह से इन देशों में भी ऐसा हो सकता है, इसलिए बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स लाए गए। ये बिल्कुल सही पक्ष है और मैं इसके साथ पूरी तरह सहमत हूं। मैं इसमें सिर्फ ये जोड़ना चाहता हूं कि लेकिन सिर्फ चाहने से ये संभव नहीं था। इसके लिए 1945 के बाद एक आर्थिक आधार भी तैयार हुआ, और उसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक कारण है कि खुद जो विकसित पूंजीवादी देश थे जिनके अंदर इजारेदारी की प्रवृत्तियां पहले से आ चुकी थी, उनके अंदर उत्पादक शक्तियों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। जापान, जर्मनी, फ्रांस, यहां तक कि ब्रिटेन में भी डिस्ट्रक्शन तो हुआ ही, उस पर कब्जा नहीं हुआ। तो एक बड़े पैमाने पर उत्पादक शक्तियों का इन उन्नत पूंजीवादी देशों में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ, भौतिक उत्पादक शक्तियों का भी और मानव उत्पादक शक्तियों का भी। इसलिए 1945 के बाद एक तो इस वजह से पूंजीवादी जो उन्नत पूंजीवादी देश पहले से थे उनके अंदर नए सिरे से एक विस्तार की संभावनाएं जो 1920-30 के दशक में बंद होती नजर आ रही थी, इस विनाश की वजह से दोबारा से उत्पादन बढ़ाने की स्थितियां पैदा हुई बड़े पैमाने पर। और इफेक्टिव मजदूरी शुरू के 15-20 साल अगर हम देखें 1945 के बाद, तो इफेक्टिव मजदूरी वास्तव में बढ़ी। और दूसरा वजह थी कि जो पूरी दुनिया के पैमाने पर जो अविकसित देश थे, जो अभी तक औपनिवेशिक शासन के जुए में थे, उन्होंने भी आजाद होके मूलतः दो चार
इसको छोड़ के, अपवादों को छोड़ के उन्होंने भी पूंजीवाद के विकास का रास्ता ही पकड़ा। जिन्होंने उसको छोड़ने की कोशिश की, अफ्रीका के कई देशों में और लैटिन अमेरिका में हमें मालूम है किस तरह से उन सारे नेताओं को, इन लोगों को मरवाया गया, ये किया गया, वो किया गया, जैसे भी किया गया। लेकिन ये मूलतः ये सारे देशों ने आजादी के बाद पूंजीवाद के विकास और विस्तार का रास्ता पकड़ा। तो इस वजह से भी और इसके चलते भी जो विकसित पूंजीवादी देश थे, क्योंकि ये इन सारे देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो बड़े पैमाने पर मशीनरी और तकनीक की जरूरत थी उत्पादक शक्तियों के विकास के लिए, वो बेचने का जो क्षमता थी, उनके उत्पादन और विक्रय की क्षमता भी विकसित पूंजीवादी देशों के पास ही थी, यूरोप और अमेरिका के पास ही थी। तो उनके यहाँ खुद विस्तार का मौका था और इन सारी जगह पे अपना मशीनरी को और तकनीक को और इसको बड़े पैमाने पर बेचने का मौका था। तो ये एक इस तरह से 1945 के बाद ही असल में वो काल है जिसको पूंजीवाद का स्वर्णिम युग कहना चाहिए, क्योंकि उसके पहले तो पूंजीवाद चंद देशों के अंदर ही था। तो ये 1945 से 1970 तक का जो ये 25 साल है, ये एक किस्म से पूंजीवाद का स्वर्णिम युग है। और इसमें पूंजीवाद ने में इस विस्तार की वजह से एक बड़े पैमाने पर सरप्लस वो लोग जनरेट कर सकते थे और उस सरप्लस को ये वेलफेयर कामों में, जिसका प्रमोद जी ने जिक्र किया, उन वेलफेयर कामों में ये सरप्लस को यूज कर सकते थे। एक तरह से जनता के विकसित पूंजीवादी देश जनता के लगभग सारे हिस्से को और हमारे जैसे भारत जैसे देश भी जनता के एक कुछ आगे बढ़े हुए हिस्से को कुछ सुविधाएं देने की स्थिति में थे और उन्होंने दी। और इसके चलते इवन वामपंथी आंदोलन में भी विभ्रम पैदा हुआ, खासतौर पे जब जो नवउदारवादी लोग हैं, नवउदारवादी लोगों ने इस बात को एस्टेब्लिश करना शुरू किया कि ये तो जो कुल उत्पादन है, कुल आय है देश की, उसमें पूंजीपतियों का हिस्सा घट रहा है, श्रमिक वर्ग का हिस्सा बढ़ रहा है। और ये एक्चुअली 1945 के बाद हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये तो नए किस्म का पूंजीवाद है और इस नए किस्म के पूंजीवाद में को वर्ग संघर्ष की जरूरत नहीं है, आप कलेक्टिव बार्गेनिंग करिए। और इसीलिए वामपंथी आंदोलन ट्रेड यूनियन आंदोलन में बदल के रह गया और ट्रेड यूनियन ने कहा कि हाँ, निश्चित रूप से देखो, हाँ, कलेक्टिव बार्गेनिंग से मजदूरी तो बढ़ती है, मजदूरी बढ़ी और अमेरिका में तो सबको सबर्बन घर मिले और खासतौर पे एटलीस्ट जो व्हाइट वर्किंग क्लास था उनके पास तो घर और घर के अंदर सामान और कार और ये सब हुआ। तो पूरा वर्किंग क्लास मूवमेंट में कोई संघर्ष की मतलब एक जमीनी स्तर पर एक वर्ग के अंदर उसके नेतृत्व के अंदर ये क्यों संघर्ष किया जाए, मतलब व्यवस्था को पलटने के लिए और इसमें एक ब्लडी स्ट्रगल में जाने का क्या जरूरत है। जिंदगी तो सुधर सकती है और जनतंत्र है और वेलफेयर कैपिटलिज्म है, ये पुराना लूटने वाला कैपिटलिज्म नहीं है, इसमें जिंदगी सुधरेगी। तो ये स्थिति रही है। लेकिन 1970 आते आते ही ये जो स्वर्णिम युग था ये खत्म हो गया और उसके बाद वापस जो इजारेदारी की स्थितियां हैं और एक नए किस्म की स्थिति पैदा हुई कि एक्चुअली संकट क्या है। जैसे भारत में ही हम देखें और ये 1970 के दशक से अमेरिका और इस सब में दिखाया जा सकता है, इसको लेके बहुत कुछ लिखा गया है कि डिमांड कहां है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो बड़े पैमाने पर इस विस्तार के समय में जो निवेश हुआ, पूंजी निवेश हुआ, और उसमें भी हम खास तौर पे कहें जो फिक्स्ड कैपिटल में, जड़ पूंजी में जो बड़े पैमाने पर निवेश हुआ, उसके स्तर, वो जिसने स्तर की उत्पादक क्षमता उसके अंदर है, उस उत्पादक क्षमता के बिक्री के लिए जगह नहीं है, मतलब बाजार में मांग नहीं है। और ये भारत में पिछले 10-12 साल से रिजर्व बैंक हर क्वार्टर में हर एक उसकी जो ये मौद्रिक पॉलिसी होती है उसमें यही कहता है कि एग्रीगेट डिमांड की प्रॉब्लम है,
एग्रीगेट डिमांड सफिशिएंट नहीं है। और हम लोग देख रहे हैं वो 60-62% से 75% के बीच में एग्रीगेट डिमांड है। इसलिए अभी जड़ पूंजी में नया निवेश कहाँ किया जाए? तब डिमांड मैनेजमेंट 1970 के दशक से बाद से हम देखते हैं, खासतौर पे अमेरिकन और इस सब में, ये डिमांड मैनेजमेंट जो नव उदारवाद कोई नया सिद्धांत नहीं था। नव उदारवाद 1920 के दशक का ही सिद्धांत था। लुडविग वॉन मिजेज और फ्रेडरिक हायक ऑस्ट्रिया में ही बैठ के बात कर रहे थे और हिटलर के प्रशंसक थे उस समय भी। लुडविग वॉन मिजेज जो फ्रेडरिक हायक का भी गुरु था, उसका यही कहना था कि ये हिटलर कम्युनिस्टों को एक बार कुचल दे और उसके बाद फिर कंट्रोल में रहे तो कितना मजेदार बात होगी, मतलब कितनी शानदार बात होगी। ये कम्युनिस्टों को कुचलने के लिए इसकी जरूरत है। तो ये नवोदारवाद शुरू से फासिज्म का प्रशंसक था, लेकिन खासतौर पे 1970 के दशक में आके हम देखते हैं कि डिमांड मैनेजमेंट थ्रू स्टेट, पूंजीवादी बाजार में डिमांड मैनेजमेंट जब नहीं हो सकता तो आप डिमांड मैनेजमेंट कहां से करोगे? तो स्टेट का जो रोल है, स्टेट की जो भूमिका है, वो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत 1970 के बाद बहुत तेजी से बढ़ी है। जबकि नवउदारवाद कहता यह है कि स्टेट की भूमिका को कम करिए, लेकिन स्टेट की भूमिका कम करना एक वैचारिक प्रचार है, वास्तविक सत्य नहीं है। इवन भारत का जीडीपी का पिछले 6-7 साल में आप देख लीजिए, भारत की जीडीपी का आधार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। जो जीडीपी में ग्रोथ हो भी रहा है पिछले सालों में, उसका आधार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। और 1970 के बाद से ये अमेरिका में भी देख सकते हैं। आर्म्स जो हथियारों का जो उद्योग है, ये उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसी तरह से जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, वो बहुत सारी स्थितियों में लोग जानते हैं कि वो जरूरी नहीं होते। आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करना, मतलब स्टेट लोगों से टैक्स वसूल करता है, और खासतौर पे इनडायरेक्ट टैक्सेस को भारत में तो हम देखते हैं कि 66-67% तक, अगर सारे टैक्सेस को जोड़ लें तो 66-67% तक जाता है। और ये जो गवर्नमेंट सारा रेवेन्यू जनरेट करती है, उस रेवेन्यू से खास उद्योगपतियों के लिए आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करना, प्रोजेक्ट क्रिएट करना, उस प्रोजेक्ट क्रिएट करके उस प्रोजेक्ट के लिए उनसे ऊंचे दाम पर सामान खरीदना या कॉन्ट्रैक्ट देना। रोड बिल्डिंग के जैसे क्यों अटल बिहारी वाजपेयी इन लोगों ने आते ही ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये तमाम किस्म के जो प्रोजेक्ट हैं, या अभी देखिए चारों तरफ बॉम्बे दिल्ली जैसे शहरों में देखिए फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर। उनको सबको पता है कि आपने रोड की समस्या निपटानी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना चाहिए, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो प्रॉफिट नहीं है। तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खत्म करके आप कहते हो कि रोड चौड़ी करो, फ्लाईओवर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, क्योंकि कारों को बढ़ाते जाना। एक्चुअली ये रोड की प्रॉब्लम सोल्व नहीं करता है, बल्कि रोड की प्रॉब्लम को और बढ़ाता है फ्लाईओवर। ठीक है, क्योंकि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पहले नष्ट करते हो। खैर उसके बात में हम नहीं जाएंगे। मेन बात है कि ये स्टेट और मोनोपोली पूंजीपतियों के बीच में के मोनोपोली पूंजीपतियों को जब बाजार से मुनाफा नहीं हो पा रहा है, तो स्टेट उनके लिए मुनाफा क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए स्टेट के बीच में और कुछ खास पूंजीपतियों के बीच में ये जो जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म भी हम लोग कह देते हैं, लेकिन मतलब क्रोनी कैपिटलिज्म से ऐसा लगता है कि जैसे इसके बगैर कोई कैपिटलिज्म हो सकता है, लेकिन इसके बगैर आज की स्थिति में कोई कैपिटलिज्म पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्मल बाजार की प्रतियोगिता में और बिक्री में मुनाफा की जो दर है कुल पूंजी पर, वो इतनी कम हो गई है क्योंकि उत्पादन का 65%, अगर उत्पादक क्षमता का 90%, 95%, 98% बिक पाए तो खूब मुनाफा होगा। लेकिन अगर उतनी ही फिक्स्ड कैपिटल पे आप 65%, 70% ही बेच पा रहे हैं, तो आपके लिए वो सरप्लस या और प्रॉफिट होगा नहीं। तब स्टेट के साथ जो मर्जर है मोनोपोली हाउसेज का, और जिसको ओरिजिनली मुसोलिनी ने जिसको मतलब कॉर्पोरेटिज्म भी इसीलिए ओरिजिनली फासिज्म को कहा जाता था, ये कॉर्पोरेट का स्टेट का मर्जर है, जो फासिज्म का एक गुण बहुत पहले से हम लोग जानते भी रहे हैं। तो एक मोनोपोली कॉर्पोरेट हाउसेज और स्टेट का
ये मर्जर है, सारी पॉलिसीज को, सारे किस्म के कानूनों को, सब चीज को वो लोग मैनेज करते हैं, बनाते हैं, उनको पहले से पता होता है क्या कॉन्ट्रैक्ट निकालना है, कहाँ से सौदा होना है, कैसे होना है, उसको किस रेट में टेंडर बनाया जाना है, कितने तक उसको खरीदा जा सकता है। इस तरीके से स्टेट उनको मुनाफा वसूली का एजेंट बन गया है। तो इसलिए जो स्टेट को कंट्रोल कर पाएगा, पॉलिटिकल लीडरशिप से लेके ब्यूरोक्रेसी तक, ब्यूरोक्रेसी और आर्मी और पुलिस तक, जो स्टेट में अपनी पकड़ बना पाएगा वही मुनाफा कमा पाएगा और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएगा। तो ये आज के कैपिटलिज्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वर्ल्ड ओवर यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। नियो लिबरलिज्म इसी को एस्टेब्लिश करता है। और इसीलिए नियो लिबरलिज्म के जो बड़े बड़े ये लोग थे, अर्थशास्त्री थे, वो सबसे पहले पिनोशे के ही सलाहकार बन के चिली में जाके इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, और उसके बाद फिर ये बाकी पूरी दुनिया में आया है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये आज के टाइम में ये पॉलिटिकल इकोनॉमी में जहां से नेसेसिटी है स्टेट को कंट्रोल करने की, वो यहां से पैदा होती है। और ये इसका पूंजीवाद के अंदर समाधान वही है जो सेकेंड वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार में था, कि अगर हम लोग ये कल्पना करें कि कोई बुर्जुआ रिपब्लिक इसके बाद वापस आ सकती है, तो उसी स्थिति में वापस आ सकती है अगर बड़े पैमाने पर कुछ विनाश का, विध्वंस का कार्य हो। मैं तो कम से कम इसी एक स्थिति में कल्पना कर सकता हूं कि पुराने किस्म का बुर्जुआ रिपब्लिक वापस आए। तो उसके लिए एक वही वार जैसा एक बड़ा 30-40-50% प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बर्बाद कर दे, बड़े पैमाने पर करोड़ों करोड़ों में लोगों को हत्या की जाए, तो उसके बाद जो एक समाज बनेगा निर्माण करने के लिए, विस्तार करने के लिए, वही उसी में शायद बुर्जुआ रिपब्लिक वापस हो सकता है। अन्यथा मैं बुर्जुआ रिपब्लिक के उस रूप में वापस आने की कोई संभावना नहीं देखता। और ये पूरे विश्व के पैमाने पर, इसीलिए हर देश में आप देखिए, शायद ही अपवाद के रूप में हम कोई देश देख सकें जहां पर ये जो टेंडेंसीज है, मोनोपोली हाउसेज और स्टेट के इंटरेस्ट को आपस में मिला देने की, स्टेट के पूरा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और ब्यूरोक्रेसी है उसको अलग अलग मोनोपोली हाउसेज के साथ मिलके एक किस्म से उनके बिजनेस इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने की, उनकी वेल्थ को सुरक्षित करने की, इवन जो पूंजीवादी वर्ग के अंदर जो होड़ है, उस होड़ को कुछ विशेष पूंजीपति घरानों के पक्ष में प्रभावित करने की। मैंने पिछली बार इसके लिए एक उदाहरण दिया था कि कैसे जीवीके के दोनों एयरपोर्ट मुंबई में स्टेट ने सीबीआई और ईडी की मदद से उसको उसके अगेंस्ट एफआईआर करके, रेड डाल के, उनको जेल भेजने की धमकी देके उनको मजबूर किया कि मुंबई के जो दोनों सबसे मतलब जो सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल जहां हवाई अड्डे का बिजनेस है, वो जीवीके को मजबूर किया गया कि वो अडानी को सेल कर दे। बाकी जो सरकार दे रही है वो तो हम लोग जानते ही हैं कि कैसे कुछ स्पेसिफिक। और ये स्थिति सिर्फ पुराने बिजनेसेस की नहीं रह गई है। 90 के दशक में जो ये आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी सर्विसेज, ये सारा जो नया इंडस्ट्री डेवलप हुई थी, इवन इसको भी हम देखें, पुरानी इंडस्ट्री तो इस सिचुएशन में पहुंच ही चुकी है। जो नई इंडस्ट्री है, क्योंकि हम जानते हैं कि नई इंडस्ट्री में शुरू के समय में रेट ऑफ प्रॉफिट हाई होता है, और भारत में भी आईटी में रेट ऑफ प्रॉफिट बहुत हाई था, और उसके चलते इवन जो उसमें काम करने वाले लोग थे उन लोगों को भी तेजी तेजी से उनका वेतन बढ़ता था, ये सब होता था। लेकिन जैसे उसके अंदर भी जड़ पूंजी बढ़ी है, तो 21वीं सदी के पहले दशक में ही देखा गया कि एकदम से उसका भी रेट ऑफ प्रॉफिट धीरे धीरे तेजी से गिरने लगा। और इन्फोसिस जैसी कंपनीज और ये सारे लोग जो आज से 10-15 साल पहले पूरा पूंजीपति वर्ग कहता था, नारायण मूर्ति और इन लोगों को, अजीम प्रेमजी को और सब लोगों को जैसे हीरो बनाया जाता था, ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी, ये वो, ओपन कंपटीशन और ये सब, आप देखिएगा 2005-06 के बाद से आईटी इंडस्ट्री का भी वो सारा चीज गायब हो गया। उसके बाद से कभी नारायण मूर्ति ने वो सब बात की हो
जो पहले बड़ा वो पूंजीवादी संत की मुद्रा में बोलते थे और पूरा पूंजीपति वर्ग का मीडिया उसको प्रचारित करता था, आप देखिएगा 2005-6 के आसपास आते आते वो अचानक से गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? कि वहां भी ये संकट पैदा हो गया, और खास तौर पे इन्फोसिस वगैरह जो इंटरनेशनल मार्केट में कम मजदूरी के बल पे जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पा रहे थे, वहां पे उन लोगों को दिक्कत होने लगी। और इसीलिए देखिए तुरंत उन लोगों ने भी, नंदन नीलेकनी का पहले कांग्रेस और फिर बीजेपी के साथ खड़ा होना, उसका एक रिफ्लेक्शन है। बल्कि आप देखिए जितनी तमाम किस्म की जो नवउदारवादी नीतियां हैं, आजकल उन सब के पीछे मतलब वो आधार और डीबीटी, ये जो कैश ट्रांसफर्स और आधार से शुरू करके नोटबंदी और अभी जो ये कोविन और ये सारा जो तमाम किस्म का जो चीजें हैं और बहुत किस्म का जो डिजिटल इंडिया का है, उसके बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो बैंगलोर में जो आईटी कंपनीज का एक नेटवर्क है, उसका जो लॉबिंग है वो इसके पीछे काम करती है। और तमाम किस्म की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज इस सब बारे में बनती हैं, वहां पे नंदन नीलेकनी का नाम आप उसके पीछे देखेंगे, नंदन नीलेकनी या जो उसके जो एसोसिएट्स हैं। क्योंकि इवन आईटी कंपनी जो सबसे नया बिजनेस था, जिसके अंदर रेट ऑफ प्रॉफिट आज से 15 साल 20 साल पहले बहुत हाई होता था, इवन वो भी आज रेट ऑफ प्रॉफिट की सिचुएशन फॉलो कर रहा है, प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है। और वो आईटी इंडस्ट्री का जो तमाम पूंजीपति है, वो भी अभी 2-3 महीने पहले अजीम प्रेमजी, जिनका लोग बड़ा नाम लेते हैं, वो खुद आरएसएस के एक ऑनलाइन उसमें मोहन भागवत के साथ मुख्य वक्ता थे, ठीक है। और अजीम प्रेम जी ने ही मतलब असम का एनआरसी का 5 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था, पूरा विप्रो के उस पे हुआ। तो इन्फोसिस जो एक जमाने में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स में कहीं दिखाई नहीं देता था, अभी उसका बिजनेस का बहुत बड़ा हिस्सा इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर है। और वो डिमांड कैसे क्रिएट की जाती है, नया इनकम टैक्स पोर्टल, लोग कहते हैं इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, वो तो पहला चल रहा था, ये तो चलता भी नहीं है नया वाला, वो भी नंदन नीलेकनी को ने ही मैनेज किया है। आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करना, प्रोजेक्ट बनाना और प्रोजेक्ट को लेना, जीएसटी से लेके इनकम टैक्स पोर्टल तक सभी देखिए। और बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं कि कैसे ये सब कंपनीज भी अभी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के पीछे है, क्योंकि असली प्रॉफिट उनको वहीं से आ रहा है। बाकी जो कैपिटलिस्ट क्लास का जो प्रोजेक्ट्स है, उसमें जो रेट है, उतना ही सर्विसेज के लिए जो रेट है, हर बार जब भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है तो रेट कम हो जाता है। बल्कि अभी तो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट इस किस्म से होने वाले लगे हैं कि तुम्हारे प्रोजेक्ट से कितना प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट के हिसाब से तुमको कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट होगा। तो आईटी इंडस्ट्री की ये हालत है कि इवन ये सबसे नई इंडस्ट्री भी इतने ही 2-3 दशक के अंदर ही वो पुराने पूंजीवाद की सारी समस्याओं के गर्त में पड़ चुकी है, और उसके अंदर भी मोनोपोलाइजेशन एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया है। तो इस सिचुएशन में राजनीति के क्षेत्र में भी वो पुराना पूंजीवादी रिपब्लिक, खुली होड़ वाली संसदीय व्यवस्था आज संभव नहीं है। और आरएसएस बीजेपी तो फासिस्ट पार्टी है ही, जो पार्टियां सीधे सीधे फासिस्ट पार्टियां नहीं हैं, वो भी सत्ता में होने पर उसके जो ये पॉलिटिकल कल्चरल फील्ड में जो फासिज्म है, जो गुंडागर्दी है, ये है, वो उनके पास वो कैडर नहीं होते हुए भी, वो विचारधारा नहीं होते हुए भी, अगर सरकार की नीतियों के तौर पे देखें तो हम उनको किसी भी गवर्नमेंट को ये जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज हैं, फासिस्ट हम उनको नहीं कह सकते क्योंकि वो दूसरा हिस्सा उनके पास नहीं है, लेकिन ये जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज हैं, इकोनॉमी के फील्ड में जो नियो लिबरल पॉलिसीज हैं, और बाकी जो पॉलिटिकल उसमें जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज हैं, जितने जिस किस्म के कानून लाना और ये सब करना लोकतांत्रिक स्पेस को कम करने के लिए, उसमें हम देखते हैं कि वो बीजेपी से ये सब पार्टियों में कोई फर्क नहीं रह जाता है। तो इसलिए मेरा सेंट्रल पॉइंट यही है कि हमें आज फासिज्म से अगर लड़ना है तो वो बुर्जुआ रिपब्लिक में वापसी के आधार पर नहीं लड़ा जा सकता है, और नहीं लड़ा जा पा रहा है। मेरे ख्याल से हमें पिछले जो 20-30 साल का हम लोगों का अनुभव है, उससे हम लोगों ने
ये कंक्लूड करना चाहिए कि अ, अ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें शासक, मैं उस बात को नकार रहा हूँ कि टेक्टिकली अलाइनमेंट्स नहीं होने चाहिए या शासक वर्ग के अंतर विरोधों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं उस बात को नकार नहीं रहा हूँ, करना चाहिए उससे सहमत होते हुए भी, लेकिन उसको करने के लिए भी एक एंटी फासिस्ट कोई इंडिपेंडेंट फोर्स, और जिसका जो कोर है, उसका कोर सिर्फ वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स हो सकता है, वो कोर ही शासक वर्ग के अंतर विरोधों को प्रयोग कर सकता है। इंडिपेंडेंट एक कोर रहेगा। अगर यही पार्टियों के साथ, यही बुर्जुआ पार्टियों के साथ, यही चुनावी पार्टियों के साथ चुनावी गठजोड़ के आधार पर हम सोचें कि फांसीवाद से लड़ा जा सकता है या उनके अंतर्विरोधों का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो मेरा बहुत विनम्रता से ये कहना है कि हम लोग पिछले 3 दशक को देख लें। असल में हम उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं, उनके अंतर्विरोध का, वो हमारा उपयोग कर ले जाते हैं और हमारी ही ताकत उसमें खींचती जाती है, क्षरित होती जाती है। तो क्योंकि जो पुरानी कहावत है कि इफ यू डू नॉट स्टैंड फॉर एनीथिंग यू विल फॉल फॉर एनीथिंग, तो हम हम किस चीज के लिए स्टैंड कर रहे हैं, ये एक और मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, पिछली बार भी मैंने कुछ बातें कही थी, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन हमारा एक इंडिपेंडेंट प्रो पीपुल आर्थिक नीतियों से लेके तमाम नीतियों को लेके हमारा एक प्रो पीपुल स्टैंड क्या है, उसके बेसिस पर, अगर एक कोर के बेसिस पर हम कोई ताकत खड़ी नहीं कर पाते, तो हम शासक वर्ग के अंतर विरोधों का कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें वर्किंग क्लास के साथ साथ और कौन से वो तमाम तबके हैं जो उत्पीड़न के शिकार हैं, और उन उत्पीड़ित तबकों के मुक्ति की क्या आकांक्षाएं हैं। एक एक है मजदूर वर्ग का सवालों को सामने लाना, दूसरी बात है तमाम जो उत्पीड़ित तबके हैं समाज में, उन उत्पीड़ित तबकों की मुक्ति की जो आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को इस मजदूर वर्ग के सवालों के साथ जोड़ पाना, ये और वो सिर्फ मतलब सिर्फ कुछ रस्मी उससे नहीं होगा कि जय भीम लाल सलाम बोल दिया जाए, उससे नहीं होता है। और जनता उससे, असल में जनता इतनी मतलब भोली होती नहीं है कि वो उसको समझ नहीं पाए। वो क्या क्वेश्चंस हैं, वो क्या इश्यूज हैं जो ये तमाम उत्पीड़ित जनता, चाहे वो अल्पसंख्यक लोग हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो उत्पीड़ित राष्ट्रीयताएं हों, आदिवासी लोग हों, स्त्रियों के साथ जो तमाम किस्म का ये हो रहा है, ये जो और जो किसानों का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस तरीके से बर्बादी के कगार पर पहुंच रहा है, ये जो तमाम तबके हैं, इनकी जो आकांक्षाएं हैं, इनको मजदूर वर्ग की आकांक्षाओं के सवाल से जोड़कर अगर एक कोर फोर्स तैयार हो सकता है, तो वो निश्चित रूप से शासक वर्ग के अंतर विरोधों, उनके आपसी द्वंद्वों का भी टेक्टिकली इस्तेमाल कर सकता है उनके साथ, और जो संसदीय लड़ाई है, संसदीय संघर्ष है, उसका भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अपनी एक इंडिपेंडेंट एक कोर के बल पर, और वो कोर लेफ्ट मूवमेंट को ये सोचना पड़ेगा किस बेसिस पर, किस प्लेटफॉर्म के बेसिस पर। मेरा जोर इसी पर है कि वो प्लेटफॉर्म क्या होगा जिसमें ये जनता अपनी आकांक्षाओं को, आगे देखने वाली आकांक्षाओं को, पीछे किसी इंदिरा गांधी के जमाने वाली या जवाहरलाल नेहरू के जमाने वाली समाज की आकांक्षाओं को नहीं, फॉरवर्ड लुकिंग आकांक्षाओं को, वो उसमें अगर पाता है कि ये प्लेटफॉर्म लेके कोई ताकत खड़ी है, तो उसके बेसिस पर ये फांसीवाद से लड़ा जा सकता है। ये मेरा पॉलिटिकल बेसिस है, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें पिछली बार कही थी, इसलिए मैं उनको दोहरा नहीं रहा हूं, तो मैं यहीं पे खत्म करता हूं बस। शुक्रिया। मुझे लगता है मुकेश जी, जो पिछली बार मतलब कायदे से हमको इस सेशन को रखा ही इसीलिए गया है कि इसके बारे में विस्तार से बात करें और खोलकर बात करें।
पिछली बार तो ऐतिहासिकता के उस पे बात कर रहे थे, और फासिज्म को समझने के लिए। फासिज्म की चुनौतियाँ यहाँ पर आज जो हैं, उससे निपटने के लिए हमको इंडिकेट करना है कि वो कौन-कौन सी शक्तियाँ हो सकती हैं, और वो कैसे उनसे इफ़ेक्टिव तरीके से, मुकम्मल तरीके से, या क्या इस सिस्टम के बियॉन्ड जाकर ही उसको किया सकता है, या इस सिस्टम से ही लड़ा के अंदर ही इसको लड़ने की का हमने सोचना चाहिए, या कौन शक्तियाँ इस सिस्टम के अंदर से ही चीज़ों को मतलब सोच रही हैं कि करने दोनों तरफ से हो सकती हैं। कुछ कुछ शक्तियाँ ऐसी हो सकती हैं जो इस सिस्टम के अंदर देखती हैं चीज़ों को हल करने का, उनको किस तरह से प्रैक्टिकली आप साथ रखेंगे, और कौन से बियॉन्ड जाती हैं जिनकी जो माँगे हैं, जिनकी, जैसे आपने पिछली बार शायद ये मिनिमम एमएसपी के बारे में कहा था कि एमएसपी की प्राइसेस किस तरह से इस सिस्टम से माँग करते हुए भी सिस्टम के बियॉन्ड चली जाती है, क्योंकि इनके अंदर मुझे लगता है कि उस पे थोड़ा-सा हम लोगों को खुलकर ही बात करनी चाहिए, क्योंकि हम वर्तमान पे ही बात कर रहे हैं, क्या कार्यभार और चुनौतियाँ हैं, नागरिक के रूप में भी। और अगर कोई विभिन्न दलों में है, या समझते हैं कि वो नहीं है, लेकिन समझते हैं कि उनके अंदर ये चेंज हम देख सकते हैं, या विभिन्न जो बुर्जुआ पार्टियाँ हैं, दूसरी पार्टियाँ हैं जो अपोज़ में अब कर रही हैं, उन सबके इनके जो बारे में डिटेल्स हम लोगों को बात को आप कह रहे हैं कि मैं और रखूं, या दूसरे साथी हाँ, बोलें और बाद में जरूरत लगेगी तो नहीं, फिर? मैं समझता हूँ आप रखिए इस पे 5 मिनट तो और रखिए, खुलासा होती है। नहीं, मैं जैसे देखता हूँ आज के समय में जो पुरानी जो बहस है कि सिर्फ एक लेफ्ट फ्रंट हो कि यूनाइटेड फ्रंट हो कि पॉपुलर फ्रंट हो, एक बहस वो भी खड़ी होती है। मेरा कहना है कि वो एक माने में वो जो सारे फ्रंट हैं वो एक दूसरे के विकल्प नहीं है। वो सारे किस्म के जो फ्रंट हैं वो एक दूसरे के साथ चलने वाली स्थिति है। किसी भी फासीवाद विरोधी लड़ाई का में अंतिम स्थिति तक जाने वाले में तो सिर्फ वर्किंग क्लास फोर्सेज ही हो सकती हैं। ना 1930-40 के जमाने में बुर्जुआ ये थे। अगर जर्मनी उस समय भी यूएसएसआर पे पहले अटैक करता तो उसको मदद करने कोई नहीं आने वाला था। और आज भी अगर वर्किंग क्लास पे अटैक हो तो कोई बुर्जुआ पार्टी उसके खिलाफ नहीं बोलने वाली। ठीक है, तो जहां भी वर्किंग क्लास पे अटैक होगा, फासिज्म अगर अपना पंजों को और नुकीला करेगा, वर्किंग क्लास पे अटैक करेगा, तो कोई कोई मुझे नहीं लगता कि कोई बुर्जुआ पार्टी उसके रेजिस्ट करने के लिए कहीं पे खड़ी होगी। तो इसलिए उसके साथ कोई बेसिक कोर फ्रंट तो नहीं हो सकता है। जो फांसीवाद के खिलाफ जो लड़ाई का कोर है वो तो वही ताकतें हो सकती हैं जो पूंजीवाद के भी खिलाफ है, क्योंकि ये आज के पूंजीवाद की एक इजारेदार पूंजी जब पूरी दुनिया में कब्जा कर चुकी है, उस समय में ये एक किस्म से आज के पूंजीवाद का बेसिक लक्षण के रूप में उभर रहा है। मतलब हर देश में पूंजीवाद कहीं धीमी गति से, कहीं तेज गति से, कहीं किसी रूप में, कहीं थोड़ा आगे पीछे होते हुए सबकी दिशा इधर ही है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका तक अगर हम देखें, सब जगह थोड़ा बहुत आगे पीछे करके दिशा यही है, इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत में जो चीजें 20 साल पहले हो रही थी वहां वो अब हो रही हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो ये स्टेज का फर्क है। तो ये पूंजीवाद का ही एक आज के युग के पूंजीवाद का ही एक कैरेक्टरिस्टिक के रूप में फासिज्म किसी ना किसी रूप में दुनिया भर में में प्रकट हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है। इसलिए उसके खिलाफ लड़ाई का जो मोर्चे का जो कोर है वो पूंजीवाद विरोधी शक्तियां ही हो सकती हैं।
हाँ, इनका बाकी के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत कोई पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति का नारा देने से फांसीवाद से लड़ाई होगी, मेरा कहना ये नहीं है। और ये जरूरी भी नहीं है कि फासिज्म से अगर हम सक्सेसफुली लड़े तो सीधे समाजवाद में पहुंच ही जाएं। बीच में और भी स्टेज हो सकती है, जैसे पूर्वी यूरोपीय देशों में पीपुल्स डेमोक्रेसी जाई, ऐसा कुछ हिस्सा दूसरी शक्तियां हो सकती है जो साथ में जुड़े। जैसे आपने कहा है कि किसानों का जो बर्बादी है उसमें सिर्फ आज की तारीख में जो छोटे और सीमांत किसान हैं वो तो पहले से ही बर्बादी की हालत में थे, लेकिन इवन आज की तारीख में जिस किस्म से ये इजारेदारी पूंजीवाद कृषि के क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तक कि एक संपन्न किसानों का भी काफी बड़ा हिस्सा, संपन्न किसानों का खासतौर पे वो हिस्सा जो पूरी तरह पूंजीपति नहीं बन गया है, संपन्न किसानों का एक हिस्सा तो तमाम एग्रो इंडस्ट्रीज और कोऑपरेटिव बैंक्स और खाद का बिजनेस और ट्रैक्टर का बिजनेस और बाइक का बिजनेस और ये तमाम किस्म का बिजनेस जो जिला स्तर तक का बहुत सारा होता है, वो आप देखिएगा गांव गांव में एक दो इस किस्म के लोग हैं जो एक किस्म से छोटे मोटे पूंजीपति ही बन चुके हैं। उनको छोड़ के वो तो कॉर्पोरेट पूंजी आएगी तो उसके साथ उन लोगों का अलायंस हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट पूंजीपति गांव में उसको किसी का अलायंस चाहिए होगा, तो जो पूंजीपति ही बन चुका है छोटा मोटा वो तो उसके साथ अलायंस में आ जाएगा। लेकिन बाकी इवन जो तुलनात्मक रूप से संपन्न किसान हैं पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये सब इलाकों के, वो लोग भी खुद को थ्रेटेंड महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी ऐसी कुछ शक्तियां वो जो एक किस्म से सीधे मजदूर वर्ग की शक्तियां नहीं है, वो थ्रेटेंड होने के कारण मोनोपोली पूंजीवाद के सामने वो कुछ दूर तक अ, निश्चित रूप से हमारे साथ जाएंगी और उसको लेना चाहिए। इसलिए एक पीपुल्स डेमोक्रेसी जैसी चीज या ऐसी चीजें हो सकती हैं संक्रमणकालीन। तो मैं किसी चीज को रूल आउट नहीं कर रहा हूँ कि सीधे हम पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति का नारा लगाएं कि सिर्फ वही लोग फासिज्म से लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका जो कोर है, अंतिम दम तक इससे लड़ने का जो जज्बा रख सकता है, वो सिर्फ वही ताकतें रख सकती है जो पूंजीवाद का व्यवस्था के बियॉन्ड जाने की सोचने वाली एक वर्किंग क्लास फोर्सेज है। तो और ये जो इस किस्म का जो एक मोर्चा है, ये समय समय पर या जैसी परिस्थितियां हैं, विशिष्ट परिस्थितियों में टेक्टिकली अन्य जो पार्टियां हैं उनके साथ भी टेक्टिकली मुझे लगता है कि लड़ाई में साथ हो सकता है, सहयोग कर सकता है। लेकिन कोई स्थायी मोर्चा, बल्कि ये सब पार्टियों में लड़ने की क्षमता कितनी है, तो अभी हम लोग देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है, तो कितना रेजिस्टेंस है। चुनाव तो उनका मतलब उनका जो अस्तित्व का आधार ही चुनाव है। तो ये सब चुनावी पार्टियों का जो अस्तित्व का आधार ही जो चुनाव है, अगर उस चुनाव के लिए वो लड़ने को तैयार नहीं है, उस चुनाव के लिए अगर वो अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो जनसंघर्षों में उनसे पूरी ताकत झोंक देने की उम्मीद करना, ये मुझे लगता है कि रियलिस्टिक नहीं होगा। चुनाव के लिए भी वो लोग लड़ने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं पूरी ताकत लगा के। महाराष्ट्र में देखिए क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी को ठीक है सरकार से बाहर कर दिया गया, और लेकिन कांग्रेस कंटिन्यूअसली इस सरकार को अस्थिर करती रहती है, क्योंकि उसकी जो मानसिकता है कांग्रेस की, मतलब बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा गया है एक अलायंस करके शिवसेना के साथ और एनसीपी के साथ। ये बात को महाराष्ट्र में कांग्रेस ही समझने को तैयार नहीं है। कंटिन्यूअसली कांग्रेस की तरफ से ही ऐसा कोई ना कोई बयान आता रहता है जिससे लगता है कि ये अलायंस टूटने वाला है। तो वो बीजेपी को जो रोकना है वो उनके लिए मतलब चुनावी राजनीति में, सत्ता की राजनीति में बीजेपी को रोकना भी उनके लिए प्राथमिकता नहीं है।
तो वो फासिज्म के खिलाफ लड़ाई में वो मोर्चा बना के उनके साथ लड़ा जाता है। हाँ, टेक्टिकली लड़ाई हो सकती है, बहुत सारे आंदोलनों में, संघर्ष में सहयोग हो सकता है। और अगर फासीवाद विरोधी सही मायने में वर्किंग क्लास का एक मोर्चा हो, तो वो इन अंतर विरोधों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन ये जो शक्तियां, जैसे किसानों के बारे में मैंने पिछली बार यही कहा था कि किसान आंदोलन की मांग जिस रूप में आई है, 80 और 90 के दशक में का जो किसान आंदोलन था, उसके लिए एमएसपी एक नाइस टू हैव चीज थी। एमएसपी उसके लिए मुख्य मांग नहीं थी कभी भी, बल्कि 70 और 80 के दशक का जो किसान आंदोलन था, इवन 90 के शुरू तक का, वो एक्चुअली आप देखिए, अगर चरण सिंह के और शरद जोशी के और टिकैत के और नंजुंदैया के पुराने भाषणों को याद कीजिए, तो असल में वो इन्हीं कानूनों की मांग कर रहा था जो मोदी गवर्नमेंट लाई है। चरण सिंह और ये सारे लोग तो यही कहते थे कि किसान अपना जहां चाहे वहां क्यों नहीं बेच सकता है अपना माल, उसको सरकार को ही क्यों बेचना पड़ता है। वो तो बाजार में स्वतंत्रता चाहते थे किसानों के लिए, क्योंकि तब बड़े किसान छोटे किसानों का शोषण करके, और बाजार में मुख्य ताकत वही थे, वो सोचते थे कि बाजार में हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। उनके लिए एमएसपी सिर्फ एक फॉल बैक ऑप्शन था कि अगर किसी साल बाजार गिर जाए तो एमएसपी पे हमारा सरकार खरीद ले, और सरकार उनका खरीद लेती थी ऐसे साल में। वो जो 6-7-8% उतना जो संपन्न किसान है उस तो तो वो बाजार में मुनाफा देखते थे। यहां तक कि 70 के दशक में तो 70 के दशक में मेरे याद है, मैं छोटा ही था, लेकिन गवर्नमेंट को लेवी लगानी पड़ी थी कि आप सरकार को बेचिए, और गवर्नमेंट को रेड करनी पड़ती थी किसानों के यहाँ कि तुम्हारे यहाँ गेहूं रखा है, तुम सरकार को बेच नहीं पड़ रहे हो। लेवी इंपोज करनी पड़ी थी 70 के दशक में सरकार को। किसान नहीं बेचना चाहते थे, क्योंकि बाजार में उनको आमतौर पे बाजार में कुछ महीने बाद महंगा बिक जाता था। फसल के टाइम में ठीक है, गेहूं मई में सस्ता रहेगा, और मई में सस्ता रहने से संपन्न किसानों को भी फायदा था। वो छोटे किसान का गांव में ही खरीद लेते थे सस्ते दाम पे, जिसको उन्होंने कर्ज दिया होता था और जिसको मजबूरी थी, जो गरज बेचा था। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आगे देखिए गेहूं का दाम एमएसपी से बहुत ऊपर चला जाता था और संपन्न किसान प्रॉफिट कमाते थे। और मैं तो अपने इलाके में, सारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जानता हूँ कि सारे जितने बड़े बड़े किसान हैं, उनके घरों में वो बड़ी बड़ी टंकियां थी, जो 100, 200, 250 क्विंटल सब लोग स्टोर करते थे, अपना भी और दूसरों से खरीद के भी। और ये जो सल्फास, जिससे सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है, उन्हीं टंकियों के साथ ही सल्फास गांव में आया था, क्योंकि उसमें सल्फास की गोली रखनी पड़ती थी। इसलिए उस समय किसान आंदोलन की मांग ये नहीं थी। ये किसान आंदोलन की मांग अब आई है, जब वो पा रहा है कि ये बड़े पूंजीपति के सामने तो मैं नहीं टिक पाऊंगा। और इसीलिए इसके समर्थन में इतने सारे किसान जुट गए हैं, छोटे छोटे किसान भी जुट गए हैं, जिनको कभी एमएसपी का लाभ नहीं मिला कि एमएसपी पे हमारा भी बिक जाएगा। लेकिन हमें इसे इस रूप में रखना चाहिए, ये किसान ना तो पॉलिटिकल इकोनॉमी पे चर्चा करके इस मांग पे पहुंचे, ना कोई मार्क्सवाद की समझ पे पहुंचे, ना कोई मार्क्सवादी संगठनों ने ये मांग उठाई है। लेकिन जीवन की जो वास्तविकता है, बाजार की जो वास्तविकता है, वो उनको यहाँ पे ले आई है कि और दूसरी वजह है ओवर प्रोडक्शन। इवन कृषि में भी ओवर प्रोडक्शन हो गया है। 10-11 करोड़ तो अनाज का भंडार सरकार के पास ही है अभी। बाजार की जो मांग है उसके मुकाबले ओवर प्रोडक्शन है। तो अभी अक्टूबर नवंबर में भी दाम उतना ऊपर नहीं जाता है कि संपन्न किसानों को लाभ हो पाए। इसलिए ये मांग उठी है कि एमएसपी की गारंटी। लेकिन एमएसपी की जो गारंटी है, ये मांग पूंजीवाद के बियॉन्ड जाती है, क्योंकि कोई पूंजीवादी व्यवस्था बाजार को खत्म नहीं कर सकती। ये तो स्टेट का किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया एज ए होल, कि किसान ये पैदा करेंगे, सरकार बताएगी तुम ये पैदा करो, हम इस दाम पे खरीद लेंगे। तब पूंजीपति कहां जाएगा, मार्केट कहां जाएगा? तो कोई पूंजीवादी सरकार ये कॉन्ट्रैक्ट एज ए होल किसान वर्ग के तमाम किसानों के साथ नहीं कर सकती। तो हमें इस मांग को आगे बढ़ाना चाहिए, इसका जो इंपॉर्टेंस है उसको समझना चाहिए, क्योंकि ये, अगर ये आंदोलन आगे जाए और बढ़े, जो कि होगा, तात्कालिक रूप से कम ज्यादा जो भी होता रहे, लेकिन आर्थिक संकट जिस दिशा में जा रहा है, तो किसानों के ऊपर ये हमला बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये किसानों को बार बार
ये आंदोलन का क्या होगा मैं नहीं कह सकता, भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसानों को बार-बार आना ही पड़ेगा मैदान में। तो तब एक स्टेज पे जाके हम ये कह सकते हैं कि भाई ये मांग तो सिर्फ एक समाजवादी व्यवस्था ही पूरी कर सकती है किसानों के साथ, जिसकी जो जिम्मेदारी समझती है सारी जनता के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी करना, वही ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है किसानों के साथ कि आप ये पैदा करो और हम इसको इस दाम पे खरीदेंगे, जैसा सोवियत यूनियन में किया था। यही तो कॉन्ट्रैक्ट था कलेक्टिव फार्म्स के साथ। इतना आपको टैक्स के रूप में देना है, इतना आपसे हम मार्केट रेट पे इस रेट पे खरीदेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ एक सोशलिस्ट स्टेट कर सकता है। तो इसलिए ये जो मांग है और इस मांग को बढ़ाया जाना चाहिए, कहा जाना चाहिए, और इसका आखिर में पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हम लोगों ने समझना चाहिए कि ये बियॉन्ड कैपिटलिज्म जाने वाली मांग है, और इसलिए वर्किंग क्लास को डेफिनेटली किसान आंदोलन में इस रूप में हस्तक्षेप करना चाहिए, और इस मांग को, और मजदूर आंदोलन ने भी कहना चाहिए कि हाँ, आप किसानों से भी कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे खरीदो और हमको भी डेफिनेट रेट पे उपलब्ध कराओ। ये पूरा जो मार्केट है, जो खाद्य वस्तुओं में प्राइवेट ट्रेड को खत्म कर दो। किसानों से आप खरीदो निश्चित दाम पर और हमें बेचो निश्चित दाम पर, उपलब्ध कराओ पूरी जनता को। तो ये दोनों तरफ से अगर ये मांग उठती है तो ये बहुत आगे जाने वाली मांग है, ये बड़े पैमाने पर जनता को इकट्ठा कर सकती है। जो पूरा जो तमाम जो शहरी और ग्रामीण मजदूर वर्ग है उसको, और किसानों के मेहनत का हिस्से को एक मैदान में ला सकती है और एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। खुद किसान एक चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन अगर ये मजदूर वर्ग भी इसके साथ जुड़ के अपनी बात उठाए तो एक बहुत बड़ी ताकत इसके सामने, और वो एक फासिज्म के लिए रियल रेजिस्टेंस होगा उससे। क्योंकि जनता कभी भी मतलब वेग मुद्दों को लेके नहीं लड़ सकती। ठीक है, हम जनतंत्र होना चाहिए, जनवादी अधिकार होना चाहिए, ये सब तमाम चीजों को, सेकुलरिज्म होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, ये सब तमाम कितनी भी चीजें हम कहते रहे, लेकिन भाईचारा होना चाहिए इस बात को लेके कोई आंदोलन जनसंघर्ष कैसे हो सकता है? भाईचारा होना चाहिए इस बात को लेके कोई जनसंघर्ष नहीं हो सकता। जनवादीकरण होना चाहिए समाज का इस बात को लेके कोई संघर्ष नहीं हो सकता है। उसके लिए तो कॉन्क्रीट इश्यूज हमने उठाने पड़ेंगे। जनता हमेशा कॉन्क्रीट ठोस मुद्दों को लेकर लड़ेगी, और मैं क्या उठाने चाहिए उसकी चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि लेकिन इस टाइप के, जैसे ये खड़ा हो गया है, इसी तरीके से जो मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये एक दलित जो जनता है उसके बीच में जो उभार आया है और उसकी जो मुक्ति की चाह है, वो मुक्ति की चाह जो 1930-40 के दशक में संवैधानिक दायरे में सिमट गई थी, और उन्होंने मान लिया था कि डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है और इस संविधान के दायरे में, और अंबेडकर ने कहा ही कि कोई आंदोलन और ये सब नहीं करना चाहिए, संवैधानिक दायरे में रहना चाहिए। तो 1930-40 के दशक में जो उभार आया था, जो अल्टीमेटली पूंजीवादी जनतंत्र के संविधान के दायरे में सीमित हो गया, उस दायरे से दलित जनता की मुक्ति का आंदोलन, चाहे वैचारिक रूप से अभी वो ये नहीं कह रहा है, वो अभी भी वही बातें कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में हम देखें तो वो इससे आगे जा रहा है, और उसको आ, उसको जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर स्तर पर उनका विकास के पूरे रास्ते खुलने चाहिए और समान भागीदारी होनी चाहिए। ये एक डेमोक्रेटिक डिमांड है, और इस डेमोक्रेटिक डिमांड को वर्किंग क्लास मूवमेंट ने उठाना चाहिए, बिना हिचक उठाना चाहिए। मतलब इसमें कतई कोई जरा सी भी रत्ती भर की भी जरा सी भी कोई ये इफ बट लगाए बगैर इस बात को उठाना चाहिए, और उसमें आखिर में, क्योंकि ये सवाल आगे जाएगा तो ये भी संपत्ति के सवाल पर लेकर जाएगा कि आप संपत्ति विहीन होके ये हो ही नहीं सकता है, तो ये करना चाहिए। इसी तरीके से चाहे कितना ही हम प्रतिक्रियावादी विचार संस्कृति और इसका फैलाव देख रहे हैं, लेकिन शहरों से गांवों तक हम देख सकते हैं कि स्त्रियों के अंदर एक
चाहत है उनके और उनके अंदर एक ये एंग्विश है कि किस तरह से वो दूसरे दर्जे का जीवन बिता रहे, किस तरह से उनके ऊपर तमाम किस्म से अपराध, आक्रमण, यौन हमला ये सब बढ़ रहा है और उनको अपने जीवन के फैसले लेने की स्वतंत्रता नहीं है। ये 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 जो आकांक्षा है, ये जो मुक्ति की चाह है, ये स्पष्ट रूप में हम देख सकते हैं कि ये उभर रही है और ये चीजों को आगे लाना और फिर जो तमाम जो अल्पसंख्यकों के सवाल हैं, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के सवाल हैं, ये सब सवालों को मैं कोई चार्टर और डिमांड की बात नहीं करना चाहता। वो हम लोग रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, आवास का सवाल, ये सब सवाल सभी साथी जानते हैं, लंबे समय से आंदोलन में रहे हैं उनको भी, लेकिन कुछ नए किस्म से परिभाषित करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, लेकिन इस बेसिस पर और तब इसके साथ जोड़ के ये जो तमाम जो डेमोक्रेटिक डिमांड्स हैं, क्योंकि तो इनको क्योंकि डेमोक्रेटिक डिमांड अभी तक भी हम लोग कहते ही आए हैं, लेकिन उसको ये तमाम चीजों को कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, इसके लिए बहस हम लोगों को छेड़नी चाहिए, लेफ्ट मूवमेंट में छेड़नी चाहिए और इसको ये सोचे बगैर छेड़नी चाहिए कि हम में से कौन कौन किस किस पार्टी से और किस किस संगठन से जुड़ा हुआ है। ये बहस नीचे के स्तर से हर स्तर पर छेड़नी चाहिए ताकि ऊपर तक ये जो तमाम जो एक सेक्टेरियन पॉलिटिक्स की वजह से हम लोग बटे हुए हैं, ये इसको तोड़ने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये पहलकदमी ऊपर से होगी। ये पहलकदमी नीचे से होगी और ये हमें करनी चाहिए और इसको फोर्स करना चाहिए सभी सभी समूहों के नेतृत्व को कि आप इसमें सेक्टेरियन आउटलुक लेके कैसे चल सकते हो। अगर आप सेक्टेरियन आउटलुक लेके चल रहे हो तब आप एंटी फासिस्ट नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन हम लोगों को तमाम संगठनों में, तमाम पार्टियों के अंदर पैदा करना पड़ेगा और इस बात को लाना पड़ेगा कि बहस की और आलोचना की आजादी के साथ कम से कम जो जितना कार्यनीति पर एकता है, उसको उस कार्यनीति पर एकता के सवाल को, कार्रवाई में एकता के सवाल को हम लोगों को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और इसके लिए ये जो दायरे हैं, सेक्टेरियन दायरे हमारे पूरे आंदोलन के बीच में जो बन गए हैं, इनको तोड़ने के लिए ये बहस को हर प्लेटफॉर्म पर, हर फोरम पे हम लोगों को उठाना चाहिए, तभी ये इमर्ज करेगा। पार्टियों के नेतृत्व की तरफ से ऐसा मोर्चा इमर्ज करेगा, ऐसी संभावना मैं नहीं देखता हूं जब तक ये आंदोलन में एक बहस के रूप में नीचे से ये सवाल नहीं उठता है। और वो आ, मुझे आज लगता है कि ये तमाम किस्म का जो सोशल मीडिया है उसने हमें ये स्थिति तो उपलब्ध कराई ही है कि तमाम किस्म के जो वामपंथी जनवादी लोग हैं वो नीचे के स्तर पर आज आपस में बहस कर रहे हैं, तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपस में बहस कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। हम लोग अभी नेतृत्व वालों के आपस में बातचीत करने के ऊपर निर्भर नहीं है। ये बहस ऑलरेडी पिछले कुछ साल से जारी है, उसको और मजबूत करने की, आगे बढ़ाने की, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे ले जाने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। जी, धन्यवाद मुकेश जी, आपने विस्तार से मैं बता दूं, कुछ लोग हमारे पास अभी इस बार पहली बार जुड़े हैं, राजीव जी, ललित जी, विमल शर्मा जी और गिरिजा पाठक जी। तो हम लोग पिछले हफ्ते फासिज्म पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके इमरजेंस के बारे में, उसके आर्थिक और राजनीतिक उदय के बारे में हम लोग ने चर्चा की थी और आज हम ये भारत में उसकी जो है क्या स्थिति है और उसको जो चुनौती है उससे निपटने के लिए क्या कौन कौन सी शक्तियां हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनकी क्या भूमिका हो सकती है, अभी किस भूमिका में है, इसको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग इतने लंबे समय से बने रहे और मतलब ये एक आप सभी का स्वागत है। इस बारे में आगे इनिशिएट कौन करेंगे? प्रमोद जी।
मैं थोड़ा इस सवाल पे सोच रहा हूँ। यहाँ फिलहाल इस सभा में जितने लोग उपस्थित हैं, वो सब जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय हैं। सब किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हों, कितने हैं मुझे खबर नहीं। तो बार बार जो मुकेश भाई की बातें इस मुकाम पे पहुंच जाती हैं कि आगे की लड़ाई हमें कहाँ खड़े होके लड़नी है, तो मेरे माथे में इसका बड़ा असमंजस है कि हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से फिलहाल जुड़े नहीं हैं। तो इस संवाद को सार्थक रूप से आगे चलाया कैसे जाए, मैं फिलहाल इसकी चिंता कर रहा हूँ। बाकी और लोग बात करें, फिर मैं अपनी बात जोड़ता रहूँगा। हाँ, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग तो फॉर्मली तो जुड़े नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपने छात्र जीवन से या अपने जॉब के दौरान किसी ट्रेड यूनियन से या एफ़िलिएशन से ज़रूर रहे होंगे। तो उसके वहाँ के अनुभव से भी और आज की जो वर्तमान स्थिति हम लोग देख रहे हैं उसमें जो है अपने ढंग से ज़रूर सोचते हैं और रिएक्ट करते हैं अपने मित्रों या सोशल मीडिया के ज़रिए। तो हमको जैसे यहाँ पे बात कही है मुकेश जी ने कि जो है हम लोग आज की डेट में देख रहे हैं कि एक दूसरे के जो है आपस में बात भी करते हैं। कई बार जो है पार्टी बंदी के हिसाब से जो है लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं लेकिन एक बात है अपने अंदर लेके भी जाते होंगे ज़रूर। जब बहस करते हैं सोशल मीडिया में, देखते हैं कई बार फेसबुक में, तो आत्मचिंतन भी ज़रूर होता ही होगा। होना चाहिए अगर सही तरीके से सोचते हैं, रैशनैलिटी के साथ जो है जो उसकी पहले बेसिक टेनेट्स है, तो उसमें अवश्य होता होगा। यहाँ पर भी हमको खुलकर इस बात की चर्चा करनी चाहिए क्योंकि उसके बिना मतलब जैसे देश से और जो है अपना जो कॉज है उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। इस सिलसिले में जलेश्वर जी जी बोल। आप रखिए, तो फिर हम इसको खोलते हैं, फिर नहीं तो फिर बहस को। ठीक है, मैं अपनी बात रखूंगा। पहले ये तो खांसी आ गई थी। मैं ये कह रहा था कि मुकेश भाई बोली वैसे ठीक ठाक। अच्छा, इसमें एक मिनट, हाँ मैं इसमें बोल देता हूँ। नीचे जो कुछ लोग नए लोग हैं या जो पुराने लोग भी हैं, तो आप लोग जो हैं ऐसा है कि ये दो ग्रुप नहीं है, एक हम स्टडी सर्कल कर हमारी है और ये क्लोज ग्रुप है। और इसमें आपको बातचीत करने में अपने को कोई हैंड रेज का कोई क्वेश्चन नहीं है। आप लोग ऊपर आ जाइए और साथ में बैठ के एक सभा में एक साथ बैठिए, अलग अलग बैठ के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अनिर्बन जी, गिरजा जी, अनिल जी, शरद भाई, सबके पास इनविटेशन चला ही गया होगा, तो कृपया एक्सेप्ट करके ऊपर आ जाए।